चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। पढ़ रहे थे, हमने एग्रीगेट पढ़ा था। उसमें हमारा एक रह गया था, हमारा कोर्स एग्रीगेट पढ़ना। कवर कर चुके थे क्या हम कोर्स एग्रीगेट? नहीं मैडम, नहीं करा था। देखो, मैं कल बल्किंग, फाइन पढ़ाया था आपने। हाँ, मैं बल्किंग समझा रही थी फाइन का। एक्चुअली क्या होता है, जो मैं बल्किंग आपको समझा रही थी उसके बाद मैंने सीमेंट भी समझाया और कंक्रीट भी समझाया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो कंक्रीट भी आधा डिस्कस हो गया, और क्या बोलते, कंसिस्टेंसी वाला टेस्ट भी मैंने आपको एक बेसिक बता दिया। जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो हम देखेंगे उनको, ब्रीफ समझ लेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा ऑलरेडी क्या होता जा रहा है, सबके डाउट्स आते हैं, तो क्या होता है कि टाइम पूरा बहुत कवर हो जाता है। तो कल बात कर रहे थे हम बल्किंग की। हाँ, कितने लोग हैं क्लास में आज? क्लास में आज लोग हैं सक्षम, पवन गुर्जर, बैरागी, अनिल और रियांशी। रियांशी अभी ज्वाइन नहीं हुई है, हो रही है। तो चलो, गुर्जर। यस मैम। यस मैम। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? मतलब फाइन एग्रीगेट, ठीक है? फाइन एग्रीगेट मतलब रेती, सैंड, है ना? क्या होता है फाइन एग्रीगेट? आवाज अटक अटक क्या रही। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? चलो छोड़ो, कर लो म्यूट। चलो सक्षम, तुम बताओ, फाइन एग्रीगेट क्या होता है? सक्षम, आवाज आ रही है? मैम बताएं। हाँ, कौन बोल रहा है? मैम हम बताएं। हाँ, बताओ। मैम फाइन एग्रीगेट जो ऐसा है कि यार छलनी जैसी रहती है, कौन सी उसमें छलनी रहती? 7.5। नहीं, 7.5 नहीं, 4.75। हाँ, आगे बोलो। उसमें छोटे छोटे मतलब रहती है, सैंड सैंड को अलग अलग क्वालिटी से हम छनते हैं। हम्म, हाँ, जिसे फाइन एग्रीगेट रहता है, उसमें बल्कि ठीक है। अलग अलग प्रकार के हाँ, अलग अलग जगह से अलग अलग रेती मिलती है। ठीक है। चलो, और कल मैंने बताया था बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट, बल्किंग, ठीक है? ये क्या होता है, कौन बताएगा? सक्षम, तुम बताओ, बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। मैम बल्किंग आपने कल वो साइन की बताई थी। हाँ हाँ, वही सैंड, मतलब ये दोनों चीज क्या लिखी? फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट। अ, जो रेती रहती है वो गीली नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उसकी वॉल्यूम पानी के कारण बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्या होता है, पहले तो दो क्लासिफिकेशन बताए थे मैंने एग्रीगेट के, ठीक है? फाइन एग्रीगेट और पहला था, कोर्स एग्रीगेट। हाँ जी, फाइन फाइन एग्रीगेट, एग्रीगेट यस, और कोर्स कोर्स एग्रीगेट, एग्रीगेट। ठीक है? अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करते हैं कि एक छन्नी होती है 4.75 की में। अब ये 4.75 क्या है, जो छलनी के अंदर जो जाली बनी होगी, वो है। ये उसका साइज है। कितना? 4.75 मिलीमीटर, ठीक है? इसको अपन एक और तरीके से लिखते हैं, बराबर करके 475 माइक्रोन भी बोलते हैं,
माइक्रोन को जैसे ये मिलीमीटर को शॉर्ट में एमएम बोलते हैं, ऐसे माइक्रोन को ऐसे म्यू बना देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या बोलोगे तुम? फाइन एग्रीगेट वे एग्रीगेट होते हैं या बारीक गिट्टी वे गिट्टी होती है जो 4.75 mm की सीव से या छन्नी से नीचे पास हो जाए, मतलब हम छाने तो पास हो जाए, या फिर 475 माइक्रोन, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये माइक्रोन की यूनिट है हमारी और ये एमएम की यूनिट है। जैसे सेंटीमीटर, एमएम और मीटर सारी एक ही चीज़ की यूनिट है। मीटर की बात करें तो इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, बात मानते हो? और एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, है ना? ये आप स्केल उठाते हो, आपकी स्केल उदाहरण है सेंटीमीटर का। ये 0 से 1 सेंटीमीटर, इसमें जो छोटे डंडे हैं ये 10 है, तो एक सेंटीमीटर में 10 mm। और ऐसे ही अगर 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 मीटर। तो ये जो यूनिट है एक ही चीज की है, लंबाई की है। ठीक है, और जो माइक्रोन है ये एमएम से भी छोटी यूनिट है। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब एक एमएम कितना माइक्रोन होगा? कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। सही बोल रही हूँ? 4.75 इसका ये पॉइंट उड़ाया, क्या कर दिया? पॉइंट उड़ाया, डबल ज़ीरो लगी, है ना? ऐसे ही होता ना, 100 होगा शायद। रुको, वेट। तो 4.75 mm की जो छलनी से जो भी एग्रीगेट पास हो जाएगा, मतलब छन जाएगा, तो उसको बोल देंगे फाइन एग्रीगेट, और इसके ऊपर जो रुक जाएगा उसको बोल देंगे कोर्स एग्रीगेट। अब हम जो छन्नी वाला जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बड़ी से छोटी छलनियाँ ऐसे ऊपर नीचे जमाते हैं। बहुत सारी छलनियाँ होती है, ये सिर्फ एक छलनी की बात है, ऐसी 10, 12, 15 ऐसी अलग अलग छलनियाँ होती है, बारीक मोटी, 4.75, 80 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, अलग अलग टाइप की छलनियाँ होती है। ये आपको आपके मटेरियल के लैब में देखने को मिल जाएगी जब भी कॉलेज जाओगे। तो वो छलनियों को क्या करते हैं हम, जब छलनियों के ऊपर इसके ऊपर जो भी एग्रीगेट रुकता है तो उसको बोलते थे कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, अब छलनी को हम एक के ऊपर एक जमा देंगे, फिर वो शेकर मशीन होती है, ठीक है, जो वाइब्रेशन देती है, उसमें हम फिट कर देंगे। तो वो शेकिंग मशीन में क्या होगा, वो एकदम छलनियाँ उचकेंगी सारी, एक के ऊपर एक हमने लगाई हैं, फिर छलनियों को क्या वाइब्रेशन मिलेगा, तो छलनियाँ हिलेंगी और आगे पीछे होंगी। उससे क्या होता है, हमारा जो भी एग्रीगेट है वो छनता जाता है, और जो जितना बड़ा रहता है उतनी बड़ी छलनी पे रुक जाता है। रुकने को बोलते हैं हम रिटेन हो गया। आई बात समझ में? रुकने को क्या बोलते हैं कि मटेरियल रिटेन हो गया। आ रहा है सक्षम समझ में? पवन वैरागी? यस मैडम, आ रहा है। यस मैम। हाँ, समझ आ रहा है ना? हाँ मैम, आ रहा है। ठीक है, अब हमारा जो था पढ़ने को जो रह गया था वो था हमारा कोर्स एग्रीगेट।
ये रहा हमारा कोर्स एग्रीगेट। द मटेरियल हुज पार्टिकल, वे मटेरियल जिसके जो पार्टिकल है, जिसके जो दाने हैं या फिर जो जिसका साइज है, आर ऑफ सच साइज एज आर रिटेन ऑन ISC नंबर 480 या 4.75 mm इज टर्म्ड एज कोर्स एग्रीगेट। क्या बोल रहे हैं, वे मटेरियल जो हमारी ISC, मतलब IS का मतलब मैंने क्या बताया था, इंडियन स्टैंडर्ड सीव, जो छन्नियाँ होती है वो भी किसके द्वारा प्रमाणित रहती है, हमारी इंडियन स्टैंडर्ड, जो हमारी भारत की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके द्वारा हमारे सारे सिविल वर्क जिसके आधार पर होते हैं। तो हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड की छलनी है उस पर 4.75 का जो साइज है उसकी जालियों का, उस पर अगर हमारा मटेरियल रिटेन होता है, रिटेन का मतलब क्या है, रुकता है, ठीक है, बताया था अभी मैंने कि क्या होता है जब हम एक के बाद एक हमारी छन्नियाँ जब लगा देते हैं तो हमारी जो 4.75 की जो mm की जो छन्नी होती है उसके ऊपर का जो भी एग्रीगेट रुकता है वो कहलाता है हमारा कौन सा एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। द साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क। हम कौन से साइज का एग्रीगेट चुनते हैं या हम कौन से साइज का एग्रीगेट हमारे कंस्ट्रक्शन में चुनते हैं वो उसके काम पर निर्भर करता है। द मैक्सिमम साइज में भी 20 सेंटीमीटर फॉर मास कॉन्क्रीट। हमारी जो गिट्टी की सबसे मैक्सिमम साइज है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। किसके लिए, मास कॉन्क्रीट के लिए। मास कॉन्क्रीट मैंने आपको एक बार क्लास में रिपीट किया था, समझाया था। मास कॉन्क्रीट क्या होता है कि हमारे जो डैम में यूज़ होता है, जो हमारे ब्रिजेस में यूज़ होता है, मास कॉन्क्रीट मतलब उसको वो पूरा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है जिसमें गिट्टी का यूज़ हमारा ज़्यादा करते हैं। हाँ, कुछ डाउट है? तो हम क्या करते हैं कि जब मास कॉन्क्रीट यूज़ करेंगे वहाँ बड़े से बड़ा हमारा साइज़ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर का। 20 सेंटीमीटर समझ में आता है, आपकी स्केल भी 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और इतना बड़ा गिट्टा होता है, वो गिट्टी भी नहीं बोलेंगे उसको, गुट्टा बोलेंगे। तो 20 सेंटीमीटर का जो गिट्टी का साइज हम चुनते हैं वो किसके लिए चुनते हैं, हम मास कॉन्क्रीट के लिए, ठीक है। सच एज डैम्स, बताया मैंने अभी, डैम में मास कॉन्क्रीटिंग होती है, ठीक है। एंड 63 mm मतलब 63 mm, 63 mm कितना होता है, 6 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, ठीक है। 63 mm यही हुआ, 6 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, यहाँ तक 60 मिलीमीटर हो जाएंगे और 3 मिलीमीटर, मतलब मेरी उंगली जहाँ तक है, ये वाली 4 फिंगर जो आगे रखी हुई है स्केल के ऊपर, इतना बड़ा गिट्टी का टुकड़ा या हम इतना बड़ा जो मेनली गिट्टी का यूज़ करते हैं वो प्लेन कॉन्क्रीट में करते हैं। प्लेन कॉन्क्रीट मतलब नॉर्मल जो कॉन्क्रीट रहता है, और नॉमिनल साइज जो होता है हमारी गिट्टी का 2 mm होता है। 2 mm मतलब इतना बड़ा, सॉरी 20 mm बोल रहे हैं वो, 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, इतना बड़ा, ठीक है, नॉर्मल साइज। आर जनरली कंसिडर ई सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ये संतोषजनक, हम इसको अपना सकते हैं। द टाइप ऑफ एग्रीगेट यूज्ड इन द सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क ब्रीफली डिस्क्राइब्ड बिलो। हमारे कितने टाइप के एग्रीगेट होते हैं जो हम सीमेंट कॉन्क्रीट के कामों में यूज करते हैं वो बताए गए हैं। क्रश्ड हार्ड स्टोन एंड ग्रेवल आर कॉमनली मटेरियल यूज्ड एज कोर्स एग्रीगेट। क्या बोल रहे हैं, क्रश्ड हार्ड स्टोन को क्रश्ड करते हैं, काटते हैं क्रशर मशीन से। क्या होते हैं, जब हार्ड स्टोन को काटा जाता है, या फिर जो हमारे ग्रेवल होते हैं, हमारे जो बोल्डर्स होते हैं, ग्रेवल इज द स्टोन मटेरियल, ठीक है, उसको हम कॉमनली या आम तरह से हम हमारे मटेरियल के कोर्स एग्रीगेट में यूज़ करते हैं। फॉर स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट, हमारा जब स्ट्रक्चर का कॉन्क्रीट बनाना होता है तब। कोर्स एग्रीगेट are usually obtained by the crushing of granite, genesite, crystalline, limestone and good variety of sandstone। क्या बोल रहे हैं,
ये जो मैंने सब स्टोन के टाइम पे इतने सारी चीज़ें पढ़ाई थी, लाइम स्टोन, जेनेसाइज, ग्रेनाइट, इनकी जो चूरी होती है या इनको क्रश करके हम क्या यूजुअली बनाते हैं हमारा एग्रीगेट, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल द फ्लैकी एंड द एलोंगेट फ्रॉम द प्लेन कॉन्क्रीट बट इट इज रेंडर द मिक्स वीक इन द स्ट्रेंथ। क्या होता है, अगर हम प्लेन कंक्रीट में हमारी जो फ्लैकी रॉक्स होती है उसको हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारा जो कंक्रीट रहता है वो कम मजबूत बनता है। जो हमारा मिक्स रहता है, जो हम मिक्स बनाते हैं कंक्रीट का, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर, और वो जब हार्ड होता है तो वो वीक पाया जाता है। इसलिए हम कैसी रॉक का यूज़ करते हैं गिट्टी बनाने में? हार्ड रॉक का, ठीक है। जब मैंने स्टोन पढ़ाए थे, जब ये सारी रॉक पढ़ाई थी, ये सारी चट्टानें बनाई थी, इन्हीं को काट करके या क्रश कर करके हम क्या बनाते हैं? गिट्टी बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज इन द आरसीसी वर्क अकाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफोर्समेंट गेटिंग रस्टेड ड्यू टू द हाई पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट। क्या बोलते हैं कि ये जो फ्लैकी रॉक रहती है, फ्लैकी रॉक कैसी होती है बेटा? कुछ रॉकें ऐसी आती है जो लाइट वेटेड होती है। लाइट वेटेड होती है मतलब उसमें डेंसिटी कम होती है। कुछ रॉक हमारी कैसी होती है? फ्लेकी होती है। मतलब कुछ रॉक कैसी रहती है? हार्ड नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि फ्लेकी क्यों होती है ये? क्योंकि इसमें डेंसिटी ज़्यादा नहीं रहती, घनत्व ज़्यादा नहीं रहता। तो वो क्या होती है? घनत्व ज़्यादा नहीं, मतलब उसकी जो ठोस कण है, ठोस जो कण है या ठोस जो उसके मॉलिक्यूल्स है, तो वो क्या है? हमारे अलग अलग है, डिस्टेंस में हो है। मतलब उसका मतलब क्या है? छिद्र वाली रॉक है, पोरस रॉक है। मतलब हमारी जो स्टोन है वो कैसा? पोरस है, उसमें छेद बहुत सारे। तो ऐसी रॉक या फ्लैकी रॉक जो होती है हम हमारे उपयोग में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसके कारण ये पोरस नेचर की होती है, छिद्र होते हैं इसमें बहुत सारे। तो ये क्या करती है? अपने अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन कर लेती है, और बाद में जब हम आरसीसी के काम को इसको डालते हैं, तो आरसीसी मतलब हमारा सरिया भी, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, मतलब हमारा सरिया, उसमें कंक्रीटिंग के साथ में हमारा सरिया भी लगता है हमारे आरसीसी वर्क में। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी रॉक जो पोरस होती है उसकी गिट्टी हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये पोरस रहती, अपने अंदर पानी का संग्रहण कर लेती है, और कब सरिये के संपर्क में आते ही हमारे सरिये को क्या करती है? कोरोजन करती है या उसको सड़ाने लगती है। आई बात समझ में? क्या लिखना है इसमें हमको क्या लिखना है कि ये हार्ड रॉक या हार्ड स्टोन को काट करके हमारे कोर्स एग्रीगेट बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? और हमारी हल्की या कम घनत्व वाली रॉक को हम उपयोग में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये कैसे नेचर की होती है? हमारे छिद्र वाली रहती है, ठीक है। पोरस रहती है, पोरस नेचर की रहती है, तो हम इसका यूज़ नहीं करते। पोरस रहती है, छिद्र वाली रहती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पानी का कंजप्शन इसमें हो जाता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी एब्जॉर्ब करेगी। और अगर रेनफोर्समेंट के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेगी? हमारे सरिये को सड़ाएगी। इतनी रामायण आई समझ में? हाँ या ना बोलो। ठीक है, आगे की बात करते हैं। It is not used in the RCC work account of possibility of reinforcement getting rusted due to high porosity of aggregate। वही चीज़ उसने बोली है कि अगर हाई पोरोसिटी होती है तो हमारा सरिया क्या होगा? जंग खा जाएगा, रस्ट हो जाएगा। क्लिंकर, स्लैग, कोल, एश, कोक, ब्रीज एंड ऑल्सो coke breeze are also used as aggregate for lightweight and insulating concrete when great strength is not desired। जब हमको
ज़्यादा मजबूती वाला स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। मतलब हम अगर कम मजबूत या ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पोर्च बना रहे हैं, छज्जा बना रहे हैं, जहाँ पे हमको ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा उसकी मजबूती भी नहीं चाहिए। तो हम वहाँ के उस जगह पे हम हमारे कोलेशन स्कूल ब्रिजेस ऐसी चीज़ों को भी हमारे कंक्रीट में ले लेते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट कंक्रीट बनता है, हल्का वाला कंक्रीट बनता है। ठीक है, वे हमारा जो कंक्रीट भी बनता है वो लाइट वेट कंक्रीट, हाई वेट कंक्रीट, स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट, अलग अलग टाइप के कंक्रीट बनते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीगेट पे निर्भर करती है। ग्रेवल और क्रश्ड स्टोन contain high percentage of fine material, and in this state it is only used for unreinforced work। क्या बोलते हैं, जो ग्रेवल होते हैं, हमारे जो बोल्डर्स होते हैं, वो हम ये कैसे होते हैं, हमारे फाइन मटेरियल होते हैं। इसका जो रॉक होता है उसके जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब रॉक जो हमारा ग्रेवल से कटा और जो ग्रेवल है हमारे, उसके जो मटेरियल है अंदर, वो कैसे उसके वो रहेंगे, दाने रहेंगे, वो छोटे दाने के रहेंगे। तो उसके कारण हमारा क्या होता है कि जो अनरेनफोर्स्ड वर्क रहता है, जहाँ पे हमको सरिया नहीं लगाना है, वहाँ पे हम ग्रेवल को यूज़ कर सकते हैं। द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप ऑफ deleterious substance in coarse aggregate should not exceed 5%। क्या बोल रहे हैं कि ये टाइप के जो इम्प्यूरिटीज़ वाले हमारे जो कोर्स एग्रीगेट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, कैसे? एक तो पोरस नेचर का हमारा कंक्रीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पोरस नेचर का कंक्रीट मतलब एग्रीगेट हमारा कोर्स एग्रीगेट जो हम हमारे मसाला बनाने में या माल बनाने में यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी गिट्टी कैसी होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और पोरस नहीं होनी चाहिए, छिद्र वाली नहीं होनी चाहिए। जिसके कारण क्या होता है कि वो पानी का कंजप्शन कर लेते, पानी एब्जॉर्ब कर लेते, पानी सोख लेते, और फिर कहाँ हमारे जब सरिये वाला कंस्ट्रक्शन होता है तो सरिये के साथ में वो क्या कर देते, सरिये को रस्ट कर देते, मतलब जंग लगा देते। आई इतनी बात समझ में? यस मैम। अब कल मैंने समझाया था आपको बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट का हम एक रीडिंग मार लेते हैं। मैंने समझा तो मैं चुकी थी कि हमारे गीले होने के कारण जो फाइन एग्रीगेट जैसे रेती गीले होने के कारण वो आयतन में वृद्धि कर लेती है या वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाती है, तो क्या हो जाता है, बल्किंग ऑफ सैंड हो जाता है। बल्किंग ऑफ सैंड भी यही चीज़ होती है और बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट भी यही चीज़ होती है। सक्षम आया समझ में? सैंड को ही हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं और फाइन एग्रीगेट के अंदर ही सैंड आती है। सूझ पड़ रहा है? हाँ या ना बोलो, आवाज़ आ रही है ना? क्या होता है कि increase in the volume of a given mass of fine aggregate caused by the presence of water is known as the bulking। हमारे जो फाइन एग्रीगेट का जो भार है उसमें इंक्रीज हो जाना, उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में वृद्धि हो जाना, किसके कारण? प्रेजेंस ऑफ वाटर की उपस्थिति के कारण उसमें बल्किंग हो जाती, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट या बल्किंग ऑफ सैंड। द बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट इज कॉज्ड बाय द फिल्म ऑफ वाटर व्हेन विच पुश द पार्टिकल्स अपार्ट। क्या मैंने बताया था कल जब लेक्चर लिया था कि हमारी जो सैंड के पार्टिकल है वो पास पास रहते हैं अगर हमने भेले करके रखे हैं तो, है ना? ऐसे ही होता है ना। तो क्या होता है जब हम पानी के ये संपर्क में आते हैं या हम इसको नदियों में से निकालते, तो क्या होता है, ये पार्टिकल के बीच में क्या हो जाता है, पानी घुस जाता है, मतलब आसपास किससे कवर्ड हो जाता है? पानी से। फिर क्या होता है, जैसे ये इतने सी जगह में है तो कैसे हो जाता है, ये पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाना मतलब ये बड़े गोले में आ जाना। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनके आसपास किसने, पानी ने परत बना ली है। ठीक है, पानी की परत हो गई है, तो ये परत क्या करेगी? पानी की परत
एक दूसरे को सैंड के जो पार्टिकल है, रेती के जो हमारी दो जो रेती है वो दो रेतियों को या दो से अधिक रेतियों को अलग अलग बिखेरेगी। तो जहाँ ये रेती हमारी इतनी सी जगह में आई थी वहाँ ये रेती दूर दूर जाने लगती है। समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. तो क्या होता है, क्या बोल रहे हैं वो, द बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट इज कॉज बाय द फिल्म ऑफ वाटर, वाटर की परत के कारण। ठीक है, परत जब बना लेता है वाटर हमारी सैंड के आसपास, तो वो क्या करती है, हमारे जो सैंड पार्टिकल है, अलग अलग जो हमारे रेती के पार्टिकल है वो धकेलता है एक दूसरे को। ठीक है, पुश करते हैं। यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि जब हमारी रेती इतने से में थी और इसमें पानी आया या पानी इसकी परत के ऊपर लपटाया, तो क्या हो गया कि हर रेती के पार्टिकल के आसपास पानी आ गया। फिर क्या हुआ, ये दो रेती के जो पार्टिकल है ये धकेलते हैं। ठीक है, पानी धकेलता है दोनों को अलग अलग, जिसके कारण क्या होता है, इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। द एक्सटेंट ऑफ बल्किंग डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर परसेंट, मतलब कितनी वृद्धि होगी हमारे वॉल्यूम में वो किस पर निर्भर करेगी कि हमारा कितना परसेंट हमारा क्या है, मॉइस्चर है, कितने परसेंट हमारा पानी है या कितने परसेंट हमारा सैंड के अंदर वाटर है। ठीक है, और कितना बारीक हमारा सैंड है, मतलब पार्टिकल कितने छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो बल्किंग हमारी और उतनी ज़्यादा होगी। ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे मैं ये कटोरी के अंदर बात करूँ तो अगर मैं इसके अंदर क्या डालती हूँ, गिट्टी डालती हूँ, तो ये 2 गिट्टी के अंदर फुल हो जाएगी कटोरी। ठीक है, रेती डालती हूँ तो कम से कम 1000 पार्टिकल आ जाएंगे, मतलब 1000 रेती के बारीक बारीक वो आ जाएंगे, है ना। और बालू रेती डालती हूँ तो कितना होगा, गिनी नहीं पाऊंगी, करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में बालू रेती के कण आ जाएंगे। तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है इनके साइज पे, बालू रेती छोटी है, रेती बड़ी है और गिट्टी और बड़ी है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अगर फिर जैसे मैं पानी डालूंगी तो बल्किंग, मतलब जितना छोटा पार्टिकल रहेगा उतना बल्किंग करेगा। बल्किंग करेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ाएगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि क्या होता है, जब पानी हमारी रेती के अंदर या पानी हमारी फाइन सैंड के अंदर, चाहे रेती हो, चाहे बालू रेती हो, चाहे और सिल्ट हो, है ना, और बारीक रेती के कण हो, जितने बारीक रहेंगे कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है वो किस पर निर्भर करता है, जितना मैं उसके अंदर पानी डालूंगी पहला उस पर, और दूसरा कितने फाइन हमारे वो है पार्टिकल है। फाइन पार्टिकल है मतलब कितने छोटे हमारे पार्टिकल है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. It is seen that bulking increase gradually with the moisture content. हमारी बल्किंग कैसे धीरे धीरे बढ़ती है, किसके साथ में, जितना जैसे जैसे हम मॉइस्चर बढ़ाते हैं, मतलब जैसे जैसे उसमें पानी बढ़ता है वैसे वैसे बल्किंग बढ़ती जाती है। बल्किंग बढ़ना मतलब आयतन बढ़ता जाना। ठीक है, देन बिगिंस टू डिक्रीज विद द फर्दर एडिशन ऑफ वाटर ड्यू टू द मर्जिंग ऑफ फिल्म्स। क्या होता है, पहले तो वो बढ़ती जाएगी और फिर धीरे धीरे घटती जाएगी। कि उसका कारण ये है कि जब ये जो पार्टिकल रहेंगे, अभी पहले क्या हुआ, बड़ी, फिर घटेगी, क्योंकि ये पार्टिकल को पहले धकेलेंगे। फिर क्या होगा, पानी की टेंडेंसी होती है कि ये दोनों पार्टिकल एक में आ जाएंगे और फिर पानी की एक फिल्म हो जाएगी। तो पहले तो धीरे धीरे बढ़ेगी और जब ये पूरे एक वॉल्यूम आ जाएगा और पूरा पानी कवर्ड हो जाएगा तो धीरे धीरे घटती जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ बोला, इट इज़ सीन दैट, ऐसा देखा गया है कि अब जो बल्किंग है, बल्किंग कैसे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है विथ मॉइस्चर कंटेंट। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट हम अप करते हैं वैसे वैसे हमारी बल्किंग बढ़ती जाती है। पर एक पॉइंट पे आने के बाद, मगर एक सीमा पे आने के बाद, टू एट अ सर्टन पॉइंट, एक सर्टन सीमा पे आने के बाद ये क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। इट बिगिंस टू डिक्रीज। क्यों घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे सारे रेती के पार्टिकल एक ही फिल्म के अंदर आ जाते हैं विद द फर्दर एडिशन ऑफ वाटर ड्यू टू दिस मर्जिंग ऑफ फिल्म्स। जैसे ये अलग अलग फिल्म है, फिर ये दोनों एक फिल्म के अंदर दोनों पार्टिकल आ गए, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी फिल्म मर्ज होने लग जाती है। until when the sand is induded. At this stage, the bulking of particle is nil. With the ordinary sand of the water usually varies with a 15 to 30%. Typically, the graph shown in the 1.7 with the given variation of the percentage of bulking of sand, moisture content, sand bulk, sand. ठीक है, if the sand is measured volume the allowance.
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे मायने की नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं होता है, वो बता रहे कि 15 से 30